हेलो स्टूडेंट्स, मैं दयाल चौधरी, टीम सेल से। अपन ने परविस लेक्चर में बात की थी मेंडलीव की आवर्त सारणी की और लोथरमेयर के क्लासिफिकेशन की, और कुछ एक प्रॉब्लम दी थी आपको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस, उनके भी अपन बात करेंगे। वो अपन लेक्चर के बाद में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि बेसिकली इस टॉपिक से रिलेटेड, मेंडलीव से इससे रिलेटेड कोई वो आपके था नहीं, क्योंकि हिस्ट्री में से ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है। इंपॉर्टेंट जो चीज बनने वाली है वो आपकी बनने वाली है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो अपन अभी बात करेंगे किसके बारे में? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोले तो आधुनिक आवर्त सारणी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बात करें तो आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था? इसके बारे में सबसे पहले प्रतिपादन जो इसका किया था वो किया था हेनरी मोजले। गिव्स बाय हेनरी मोजले। देखो, पहला जो क्लासिफिकेशन था वो क्लासिफिकेशन किसका आया था? मेंडलीव का। इससे जस्ट पहले मेंडलीव ने क्या कहा कि जो भी तत्व हैं उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणुीय भार के आवर्ती फलन होते हैं। इसने क्या किया, एक मेटल की सरफेस के ऊपर ये आपकी है मेटल सरफेस। मेटल सरफेस ले लिया, कोई भी एलिमेंट है, एलिमेंट की बात कर सकते हैं जिसमें मेटल भी है, नॉन मेटल। ये जो नॉन मेटल की जो सरफेस थी, सॉरी, एलिमेंट की सरफेस थी, इसके ऊपर है इलेक्ट्रॉन का बीम, इलेक्ट्रॉन पुंज जिसको कहा जाता है, यह आपतित किया। तो जैसे ये बीम इस पे आपतित हुआ, इससे टकराने के बाद में वो है, टकरा करके एक्स रेज में बदल गया, एक्स किरणों में बदल गया। और ये एक्स जो किरणें हैं, इनकी जो आवर्ती थी वो परमाणु क्रमांक के समानुपाती आ रही थी। कहने का मतलब है न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। यहां पे न्यू क्या है? आवर्ती किसकी? एक्स रेज की। जेड क्या है? तत्व का परमाणु क्रमांक। इसको आप ये भी कह सकते हैं एलिमेंट सरफेस। तो जो भी तत्व काम में ले रहे हो उसका परमाणु क्रमांक है। जब यह समानुपाती का साइन हटता है, ये अपने पास एक इक्वेशन आ जाती है। ए और बी यहां पर हैं हेनरी मोजले, या आप ये कह सकते हो वांडरवाल स्थिरांक भी आप इनको बोल सकते हो। पढ़ते हो ना ए और बी वांडरवाल स्थिरांक, वो है ये कांस्टेंट, ये नियतांक है।
तो कुल मिलाकर के आवर्ती किसके साथ चेंज होगी, यहां साफ साफ पता चल रहा है परमाणु क्रमांक के साथ। तो हेनरी मोजले ने यही कहा, हेनरी मोजले के अनुसार, या हेनरी मोजले ने बताया कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तो मेंडेलीव में इसमें यही डिफरेंस था। उसने कहा कि गुणधर्म परमाणु भार के आवर्ती फलन है, और इसने कहा कि गुणधर्म है वो परमाणु क्रमांक की आवर्ती फलन है। तो एक चीज का आप हमेशा याद ध्यान रखना, वो क्या कि हेनरी के अकॉर्डिंग बात करें तो आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है, परमाणु क्रमांक में। लेकिन एक चीज देखना, अगर ऐसे बोल दे क्वेश्चन आ जाए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन, कि आपकी जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो किस पर बेस्ड हो सकती है। पहला कह दे नंबर ऑफ प्रोटॉन, दूसरा कह दे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तीसरा कह दे न्यूक्लियर चार्ज, फोर्थ कह दे एटॉमिक नंबर। तो अपना ध्यान तुरंत किस पे जाता है, एटॉमिक नंबर पे, जो कि गलत है। क्योंकि यहां पे देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन की आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित हो सकती है। तो इनके लिए सारे ही आंसर सही है। इसका मतलब है ऑल ऑफ दीज, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज कैसे हो जाएगा, आप इसको यूं समझ लें, ऑल ऑफ दीज कैसे हो जाएगा, आप इसको यूं समझो, जैसे ये कोई एटम है, एटॉमिक नंबर एक्चुअली क्या है, एक संख्या, ये संख्या ही तो है। जैसे एग्जांपल ले लूं मैं, कार्बन है मेरे पास, 6 नंबर पे आता है, एटॉमिक मास इसका कितना है, 12 है। तो आपको इसके लिए पूछा जाए जेड की वैल्यू बताओ तो कितनी बोलोगे, 6। फिर आपको कहे प्रोटॉन बताओ कितने बोलोगे, 6। इलेक्ट्रॉन पूछा जाए तो कितने बोलोगे, 6। तो 6 एक डिजिट ही तो है, एक संख्या ही तो है, जो किससे परमाणु क्रमांक भी 6 है इसका। तो इसके लिए प्रोटॉन देखोगे वो भी 6 है। तो इस संख्या पर ही तो डिपेंड कर रहा है ना। आधुनिक आवर्त सारणी डिपेंड किस पे कर रहा है, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या है, एक संख्या। तो सेम संख्या आपको कहां कहां से प्राप्त हो सकती है, उन सब पे डिपेंड बेस्ड आप मान सकते हैं। जैसे अपन इसकी बात करें तो एटम में क्या होता है, सेंटर में तो क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर कक्षाओं में कौन चक्कर लगा रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो जिसमें देखा जाए न्यूट्रॉन तो आपका क्या है, न्यूट्रल, और प्रोटॉन कैसा है, पॉजिटिव पार्टिकल है। और इसका एक प्रोटॉन का एक चार्ज माने तो न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा, नाभिकीय आवेश कितना होगा, तो न्यूक्लियर चार्ज बराबर होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन के, बराबर होगा कि नहीं होगा। तो अगर इस कार्बन का न्यूक्लियर चार्ज में देखना चाहूं, नाभिकीय आवेश,
न्यूक्लियर चार्ज वो कितना आएगा, 6 ही आएगा। अगर आप इस चीज को ऐसे नहीं समझ रहे हो तो आप यूं समझो, जैसे एग्जांपल ले लो मैं, कोई सोडियम है तो ये कितने नंबर पे आता है, 11, और एटॉमिक मास कितना है, 13। तो अगर आप इसके लिए नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर देखना चाहे तो कितनी होगी, 11। अगर आप इसके लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन देखना चाहें 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना चाहें 11, यहां तक कि इसके लिए नाभिकीय आवेश, न्यूक्लियर चार्ज आप देखना चाहते हैं तो वो भी आपका क्या होगा, 11 होगा। तो आप समझ रहे हो अब चीजों को। तो ऐसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन सभी पे बेस्ड आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मानी जा सकती है। फिर एक चीज का ध्यान रखना, आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त, मतलब जो क्षैतिज पंक्तियां हैं वो कितनी है, 7। तो 7 आवर्त व 18 वर्ग है। दूसरी चीज देखा जाए, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व परमाणु क्रमांक के आरोही क्रम में व्यवस्थित है। जिसके कारण समस्थानिकों की पोजीशन भी स्पष्ट है। यह सबसे बड़ी बात है आधुनिक आवर्त सारणी की। जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी वो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में थी, इस वजह से समस्थानिकों की स्थिति वहां पे स्पष्ट नहीं थी। क्योंकि समस्थानिकों की अगर बात करें तो उनका परमाणु क्रमांक सेम है लेकिन परमाणु भार अलग है। जबकि वो परमाणु भार के जब बढ़ते हुए क्रम में थी तो समस्थानिकों को अलग अलग खाने मिलने चाहिए थे। आधुनिक आवर्त सारणी ने तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। समझ रहे हो आप चीज को। और बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया तो समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक सेम होते हैं, इसलिए उनको एक ही खाने में रख दिया, तो ये तर्कसंगत बात हो गई। समझ रहे हो आप चीजों को। तो ऐसे इनकी स्थिति भी स्पष्ट थी और उसको एक्सप्लेन कर रहा था, हालांकि उनको भी एक ही जगह रखा था, क्यों रखा था ये उसकी कमी थी, ये क्यों रख रहा है ये अपना एक्सप्लेनेशन देता है। तो मेरे हिसाब से इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। दूसरी जो चीज थी वो क्या, आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर आवर्तिता पाई जाती है, एक पर्टिकुलर अंतराल के बाद में एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी रिपीट होती है और एक ही वर्ग में स्थित तत्वों के गुणधर्म समान होते हैं। मतलब ये कह सकते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में समान गुण वाले तत्व एक ही वर्ग में उपस्थित है। यह भी इसका एडवांटेज था। इसकी अगर कमियां आप देखना चाहो ना तो कमियां भी हैं, जैसे लेंथेनोइड और एक्टेनोइड की स्थिति ये स्पष्ट नहीं कर पाया। आपने देखा होगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में नीचे लेंथेनोइड सीरीज और एक्टिनोइड सीरीज होती है, ऐसे लगता है जैसे वो आवर्त सारणी का पार्ट ही ना हो। इसके अलावा हाइड्रोजन की स्थिति आज भी आधुनिक आवर्त सारणी में स्पष्ट नहीं है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसकी कमियों की बात करते हैं, इसके पूरी टेबल की बात करेंगे। आई होप सबने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट।
अब बात करते हैं इसकी कमी। मेन कमियों की बात करेंगे। पहला, हाइड्रोजन की स्थिति स्पष्ट नहीं है। कैसे? हाइड्रोजन रख तो दिया इसने क्षार धातुओं के साथ, लेकिन क्या वो पूरी तरह तरंग संगत है? हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की समानता के आधार पर के आधार पर चार धातुओं के साथ रखा गया है। सिर्फ यही एक समानता है जिसके अनुसार इसको चार धातुओं के साथ रख दिया, जबकि हाइड्रोजन के ऑलमोस्ट गुण हेलोजन्स के समान है। जबकि हाइड्रोजन के अधिकांश गुण हेलोजन के समान है। जैसे हेलोजन धातुओं के साथ लवण बनाती है, वैसे ही ये भी लवण बनाती है हाइड्राइड प्रकार। क्लियर? दूसरी, आधुनिक आवर्त सारणी में भी, मेंडलीव में तो थी नहीं, इसमें भी आधुनिक आवर्त सारणी में भी लैंथेनोइड्स व एक्टेनोइड्स की पोजीशन स्पष्ट नहीं है। इन्हें आवर्त सारणी के नीचे अलग से रखा गया है, जिसके कारण ये आवर्त सारणी का भाग प्रतीत होते हैं। आवर्त सारणी का भाग भाग प्रतीत होते हैं, या आवर्त सारणी का भाग प्रतीत नहीं होते हैं। अलग रख दिया तो ऐसे लगता है कि ये आवर्त सारणी के भाग ही नहीं है। क्लियर? ये इसकी कमियां थी, मेनली ये दो ही है। फिर यहीं पे एक चीज और अपन पढ़ लेते हैं। अब वर्तमान समय तक अगर बात करें तो आईपीएसी ने 118 तत्वों को स्वीकार कर लिया है और उनके नाम भी दे दिए गए हैं। बात आ गई समझ? लेकिन 100 से ऊपर जितने भी तत्व हैं उनके आईपीएसी नामकरण की एक पद्धति रखी गई है। तो मैं कह सकता हूं एटॉमिक नंबर अबव 200 के आईयूपीएसी नामकरण ऐसे तत्व है जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है, उनके आईपीएसी नामकरण कैसे करें? तो इसमें कैसे करेंगे? 0 के लिए तो काम में लिया जाएगा नील, 1 के लिए काम में लिया जाएगा अन,
2 के लिए काम में लिया जाएगा बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड। क्वाड इसलिए क्योंकि जब इनका नामकरण लिखेंगे ना तो पहला अक्षर ही लेंगे, तो ट्राई और टेट्रा दोनों में टी टी आ जाएगा। इस चीज से बचने के लिए इसको क्या बोल दिया, क्वाड। 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, अब फिर 7 के लिए सेप्ट। हेप्ट और हेक्स से बचने के लिए इसको सेप्ट बोल दिया। 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए इन। ये वर्ड काम में लिए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। किसी भी तत्व का, किसी तत्व का आईयूपीएसी नामकरण करते समय प्रत्येक संख्या का प्रथम अक्षर यूज करेंगे, प्रथम अक्षर यूज करते हैं तथा लास्ट वाली संख्या के नाम के साथ ईएम जोड़ दिया जाता है। लास्ट वाली के साथ क्या जोड़ देंगे, ईएम। आप इस चीज को समझो कैसे। जैसे किसी का नाम करना है आपको सो, तो आप इसका कैसे करोगे, अन्य, एक को अन्य बोलेंगे तो यू ही काम में लेंगे सिर्फ, यू, फिर 2 को 0 आ गया नील, फिर से 0 आ गया नील, तो नील पूरा और साथ में इलियम। बस ये ध्यान रखना है, लास्ट वाली संख्या का पूरा नाम लिखना है और लास्ट में क्या जोड़ देना है, ईएम। जैसे 101 का नाम करना है तो अन्य नील अनियम। जैसे 102 का नामकरण करना है तो अन्य नील बायम। बात आ गई क्या समझ में, यो आपको ध्यान रखना है। तो ये बात हो गई आपकी। अब जैसे आईपीएसी नामकरण करना है, किसी भी तत्व के आईपीएसी नामकरण के दौरान, आईपीएसी नामकरण के दौरान लास्ट वाली संख्या के नाम के साथ ईएम अनुलग्न के रूप में जोड़ दिया जाता है। अनुलग्न के तौर पर क्या जोड़ दिया जाएगा, ईएम जोड़ दिया जाएगा। कैसे, आप इस चीज को यूं समझो, जैसे 100 का नाम करना है तो 1 को क्या बोलेंगे, अन्य, 0 को नील और फिर से नील और ईएम इसके साथ जोड़ दिया जाएगा। इसका सिंबल आ जाएगा अन्य नील नील। सिंबल में सबका पहला अक्षर काम में ले लो। जैसे 101 का नाम लिखना है आपको तो ये क्या आ जाएगा, अन्य नील अनियम। गैप नहीं होता है, मैं थोड़ा गैप लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए चीजें। तो ये क्या आ जाएगा, इसका यू ले लिया, इसका एन ले लिया और लास्ट वाले का फिर से यू ले लिया। जैसे 102 का नामकरण करना है तो अन्य नील
बायम। तो ये क्या आ जाएगा, अनिल बायम। जैसे 103 का करना है, अनिल ट्रियम, तो अनिल ट्रायम यो। जैसे मान लो मेरे को 111 का करना है, तो ये आ जाएगा अनियम। तो इसको क्या लिखोगे, यू यू यू। जैसे मान लो 112 का करना है मेरे को, तो अने बायम, तो इसका कैसे लिखोगे, यू यू बी। जैसे मान लो मेरे को 118 का करना है, तो अने अने ऑक्टियम, तो ये क्या आ जाएगा, यू यू ओ। जैसे मान लो 109 का करना है मेरे को, तो अने नीले इनियम, तो ये क्या आ जाएगा, यू यू अन नील, तो एन ई ऐसे। तो ऐसे आप किसी का भी लिख सकते हो। तो 100 से ज्यादा वाले के परमाणु क्रमांकों के नाम तत्वों को नाम को याद रखने के लिए, इजी रखने के लिए, उनके लिए आईपीएससी मेथड काम में लिया जाता है। बात आ गई कि, आई होप ये सबके समझ में आ गया होगा। अब अपन पूरी पीरियडिक टेबल की बात करते हैं, मॉडर्न पीरियडिक टेबल बनाते हैं। इसको बना लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आई होप सबने बना लिया होगा, 18 इसको। अब मैं आपको पूरी पीरियोडिक टेबल का एल्गोरिथम देने वाला हूं। एल्गोरिथम क्या, उसके साथ में एलिमेंट्स के नाम भी दूंगा। तो अपन एक कंप्लीट बात करने वाले। तो एक बार बोर्ड के ऊपर एकदम पूरा फोकस रखना है भाई। क्लियर? मेरा ये मानना है कि ट्रिक की बजाय पीरियोडिक टेबल को आप वैसे ही याद करो, लर्न करो आप चीजों को। इनऑर्गेनिक के 15 क्वेश्चन 10 मिनट में आप कर पाते हो, इसका मतलब आप जीत रहे हो चीजों को। मैंने एक आइडिया दिया है, 15 क्वेश्चन देखो कैसे। इनऑर्गेनिक का क्या लगभग क्वेश्चन डिपेंड रहता है कि वो एटम में रिलेटेड कहाँ है, उसकी एक्चुअली पोजीशन कहाँ पर है। तो या तो ट्रिक से याद रखोगे, एक एक का परमाणु क्रमांक ढूंढोगे। इससे अच्छा आपको वो लर्न होनी चाहिए अच्छे से, किधर से भी पीरियोडिक टेबल शुरू करें आप पूरी ड्रॉ कर सके, ऐसा लर्न करो इसको। अरे कितने हैं, 118 एलिमेंट हैं, दिन के 10 भी याद करोगे तो भी कंप्लीट हो जानी होती है 12 दिन के अंदर। तो देखो आवर्त सारणी के बाईं तरफ लेफ्ट हैंड साइड में होता है एस ब्लॉक। ये आपका है एस ब्लॉक, लेफ्ट हैंड साइड में। क्लियर? एस ब्लॉक के तत्व सभी आवर्तों में होते हैं। पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, पांचवा, 6 और 7। ये पहला आवर्त है n बराबर 1। ये दूसरा आवर्त है, ये तीसरा आवर्त है, ये आपका चौथा आवर्त माना जाएगा, ये पांचवा आवर्त माना जाएगा, ये छठा आवर्त आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 7वां आवर्त। क्लियर? फिर जो डी ब्लॉक आता है वो मिड में होता है, जो चौथे आवर्त से शुरू होता है। उसको 3D श्रेणी कहा जाता है। बाकी आवर्त वो कौन सा होता है, चौथा। पूरी पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करने वाला हूं, आप बस साथ में बने रहिए। जितने इलेक्ट्रॉन उतने ग्रुप बना दो। 1 2 3, डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो 10 ग्रुप, 1 2 3 4 5
छ, 7, 8, 9, 10। देखा पूरा इसको ही लगा हुआ है हाथों में, पूरे 10 ग्रुप बन गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर उसके बाद में ये है आपका डी ब्लॉक मिड में। मिड में कौन है? डी ब्लॉक। फिर जो राइट हैंड साइड है उसमें है आपका पी ब्लॉक। पी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, इसलिए 6 वर्ग बनाने हैं अपने को। वन, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ये आगे 6 वर्ग। 1 2 3 4 5 6 हो गए पूरे 7। ये है आपका पी ब्लॉक। 7 आवर्त और 18 वर्ग बन चुके हैं। यह आपका क्या है? पी ब्लॉक। और आधुनिक आवर्त सारणी की जो मैं कमी बता रहा था, एफ ब्लॉक अलग से है। चौदह इलेक्ट्रॉन तो 14 कॉलम बना दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। यह आपका बॉटम में कौन है? ए ब्लॉक आ गया बॉटम में। क्लियर? ये छठे आवर्त से शुरू होता है। छठे आवर्त वाले को 4f श्रेणी और इसको 5f श्रेणी बोलते हैं। क्लियर? फिर इसके बाद में बात करें, इसे लेंथेनोइड श्रेणी है। लेंथेनोइड श्रेणी भी इसको बोला जा सकता है, और इसको बोलेंगे एक्टेनोइड श्रेणी। एक एक चीज आ रही है, देखो आप, ये एक्टेनोइड श्रेणी हो गई, ये डी ब्लॉक हो गया। फिर आपने एक नंबरिंग देखी होगी, फर्स्ट ए, सेकंड ए, फिर थर्ड ए यहां होगा, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवंथ ए, और इसको कहा जाता है जीरो ग्रुप। ये इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेस पे है जो मेंडलिफ ने दी थी। फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवंथ बी, और इसको एट्थ भी मत बोलना, ये है एट्थ ओनली। कई इसको एट्थ भी बोल देते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाए तो इसको ए लिखा गया है, तो थोड़ा सा ये कोई करेक्शन है कि एनसीईआरटी में। क्लियर? तो ये आपको ध्यान देना है। क्लियर? ये पूरा का पूरा बिलोंग करता है, बिलोंग टू थर्ड बी। ए ब्लॉक पूरा एक ही वर्ग में है, तीसरे वर्ग में, यह आपको ध्यान देना। फिर इसके बाद में एक नंबरिंग आपने देखी होगी, वो इस प्रकार से 1 2, तो रोमन संख्या में है, ये तो है वैलेंस इलेक्ट्रॉनों के बेस पे। और जो ये मेथड दिया गया है सबसे सिंपल लग रहा है एकदम, ये आईपीएसी मेथड है।
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये आपका आ गया 18। ऐसे 18 वर्ग हो गए। आवर्त कितने हो गए? ये 7 आवर्त है। क्लियर? फिर इसके अंदर अपन बात करें एलिमेंट्स की पोजीशन देख लें। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। यहां पे बात करें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ये लास्ट वाले दोनों जिनके मैं स्टार लगा रहा हूं रेड कलर से, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये याद रखना। जिनके मैंने स्टार लगा दिया ये आपके क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अच्छे से याद रखो इस चीज को, घाट मान लो चाहिए इस चीज को। क्लियर? फिर आपका आ गया डी ब्लॉक। डी ब्लॉक वाले थोड़े अलग से अलग कलर में दिखा देते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और ये आ गया जिंक। फिर इसके बाद में ये ट्रिवियम, जर्कोनियम, ये अच्छे से याद कर लो इनको भाई। आर्यो, आर एच, पैलेडियम, एजी और ये आ गया कैडमियम। फिर यहां पे बात करें लेंथेनम, इरेडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। यहां पे ध्यान रखना ये आपका प्रथम में मानव निर्मित तत्व है और वो भी कैसा है? अर्ध संश्लेषित। ये फिर भी और कैसा है? ये अर्ध संश्लेषित है और रेडियो एक्टिव है। ये याद रख लो आप। क्लियर? फिर यहां पे आगे चलें। एक्टिनम, एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, ये ध्यान रखना। रदरफोर्डियम हो गया। आगे वाले के आईपीएससी नामों के अलावा और भी नाम स्वीकार कर लिए गए हैं, तो मैं उन्हीं नामों की बात कर रहा हूं। ये आपको अच्छे से याद करने, मैंने फिर कहा दिन का एक भी याद करोगे तो आराम से याद हो जाएंगे। पुरानी जो एनसीईआरटी है उसमें यहां तक दे रखे हैं, नए वाला एडिशन है उसमें आगे वाले भी खोज लिए गए हैं, तो उनके नाम भी दे दिए। तो ये एलिमेंट्स आ गए आपके पास। क्लियर? ये आपको याद रख लेना है। इनको थोड़ा अलग कलर से दिखा देते हैं पी ब्लॉक को। ब्लू कलर ले लेते हैं वापस से, या इनके लिए काम में ले लेते हैं ब्लैक कलर। चलो ये आ गए। यहां पे बात करें इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम और थैलियम। कार्बन, सिलिकॉन,
नाइट्रोजन फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी बिस्मिथ। ऑक्सीजन सल्फर सिलेनियम टेलुरियम पोलेनियम। आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन। हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जीनॉन और रेडॉन। ये थोड़ा अलग कलर से लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान में रहे। ब्लू से लिखे थे ना, ये हीलियम, ये एस ब्लॉक का तत्व है लेकिन पी के साथ रखा गया है। एस ब्लॉक एलिमेंट लेकिन पी के साथ रखा गया है। लेकिन पी ब्लॉक के साथ रखा गया है, लेकिन इसको रखा किसके है? पी ब्लॉक के साथ। किस आधार पर रखा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की समानता के आधार पर। हाँ, तो आधुनिक आवर्त सारणी का ये भी एक एडवांटेज हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एक ही ग्रुप वालों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम होता है। एक डी ब्लॉक को अगर छोड़ते तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सूत्र एक होता है। इसमें एक चीज देखना, ये आता है 57 पे, ये 57 पे आता है और ये आता है 72 पे। तो बीच के 14 एलिमेंट कहां गए? वो ये है। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। ये कितने नंबर तक जाएंगे? वहां तक है 71 तक। फिर उसके बाद में अगर देखें 89 पे आ गया ये, और ये आ गए 90 पे, सॉरी 104। तो बीच के फिर 14 एलिमेंट गायब हो गए। वो कहां पर है? ये रहे एक्टिनोइड सीरीज में, थोरियम से। ये एक चीज का ध्यान रखना, ये 92 पे आता है और इसके बाद के जितने भी तत्व हैं, इसके बाद के जितने भी तत्व हैं, सारे के सारे की बात कर रहा हूं, चाहे वो ये भी हो। यूरेनियम के बाद में जितने भी तत्व आते हैं, ये इनको परा यूरेनियम तत्व कहते हैं। परा यूरेनियम तत्व है। ऑल आर्टिफिशियल, सारे के सारे कृत्रिम है। ऑल रेडियो एक्टिव, और सारे के सारे रेडियो सक्रिय। मतलब 92 के बाद में जितने भी तत्व हैं सब कृत्रिम है। बात आ गई क्या समझ में? ये भी रेडियो एक्टिव है, ये भी रेडियो एक्टिव है, बट नेचुरल। लेकिन ये कैसे हैं? सारे के सारे प्राकृतिक है। इसके अलावा ये पीएम, ये भी मानव निर्मित है, और पूर्ण मानव निर्मित यही है। ये तो अर्ध संश्लेषित बताया था, ये पूर्ण संश्लेषित है। और कैसा है? रेडियो एक्टिव। इसके अलावा इन तीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना। ये तीन वो हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप अच्छे से याद रखो इसको। फिर फर्स्ट ए के जितने भी तत्व हैं, फर्स्ट ए वाले जितने भी तत्व हैं, इनको कहा जाता है क्षार धातु।
सिर्फ हाइड्रोजन को हटा देना। क्लियर? क्योंकि ये अधातु है। समझ गए? सेकंड वाले को कहा जाता है क्षार मृदा धातु। लेकिन बेरिलियम को हटा देना, ये कैसा है? उभयधर्मी है। समझ रहे हो आप चीज को? फिर ये बोरॉन परिवार आ गया, ये कार्बन परिवार आ गया, इसको कहा जाता है निकोजन परिवार। निकोजन परिवार इसको कहा जाता है चाल्कोजन परिवार। इसको कहा जाता है 17वें को हेलोजन परिवार। और इसे कहा जाता है इनर्ट गैस। इनको क्या कहा गया है? अक्रिय गैस। डी ब्लॉक वाले 3 से लेकर के 11 तक इन डी ब्लॉक वर्ग 3 से 11 और आवर्त संख्या जिनकी 4 से हो 7, ये सारे हैं संक्रमण धातु। ये क्या क्यों कहते हैं इनको, ये बाद में बातें करेंगे। आप एक बार एल्गोरिथम बना रहा हूं मैं पूरी पीरियोडिक टेबल का। क्लियर? फिर जो 12th वर्ग है 4 से 7 आवर्त है, डी ब्लॉक का ही है ये भी। इन्हें कहा जाता है असंक्रमण धातु। क्यों कहते हैं ये अलग से बात करेंगे बाद में। क्लियर? नेक्स्ट लेक्चर में बात कर लेंगे अपन इनकी। क्लियर? उसके बाद में जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है वो उससे आगे देख लेंगे, ताकि ये इनसे कनेक्टिविटी बनी रहे। इसके अलावा बात करें ऑल ए ब्लॉक एलिमेंट, इसका मतलब वर्ग 3rd भी और आवर्त 6 और 7, इन्हें कहा जाता है आंतरिक संक्रमण धातु। क्यों कहते हैं ये अलग से बात करेंगे अपन। इनको क्या कहेंगे? आंतरिक संक्रमण धातु। ये वहां पे लिख दिया, फिर भी देख लो, ये असंक्रमण धातु है। क्लियर? इसके बाद में और बच गए लेंथेनोइड। इनको कहा जाता है दुर्लभ मृदा धातु। मुश्किल से मिट्टी में मिलती हैं तो दुर्लभ, रेयर अर्थ मेटल, दुर्लभ मृदा धातु। इसके अलावा अपन बात करें, इनकी बात कर लेता हूं, ये है सिक्का धातु। सिक्का बनाने के काम में आते हैं, इसलिए इनको कॉइनेज मेटल कहा गया है, सिक्का धातु। इसके अलावा सबसे अधिक घनत्व है किसका होता है? इरेडियम का। इसके लिए एजी के लिए अलग से एक बात और बोल सकता हूं, सर्वाधिक चालकता। जितने भी धातु हैं उनमें सबसे ज्यादा चालकता किसकी है? एजी की। इसके बाद में एल्यूमिनियम की है, ये याद रखना। तो सर्वाधिक चालकता किसकी है? एजी की। गलनांक की बात करें तो सबसे ज्यादा गलनांक टंगस्टन रखता है। क्लियर? फिर मेटेलोइड जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग मैटर है,
जो ब्लू बॉक्स में मैंने बना दिए उनको आप मेटेलॉइड में काउंट कर सकते हो। कई बुक्स में बोरॉन को भी मेटेलॉइड मिल जाता है, सिलेनियम भी कई बुक्स में मेटेलॉइड मिल जाता है, लेकिन मेनली आपको इनको कंसिडर करना है ये 7, 2 2 4 2 6 और एक ये 7, ये मेटेलॉइड है। ये लो अलग से ही दिखा देता हूं। ये लो, ये है उपधातु। इधर बाकी सारे अधातु, इधर वाली सारी की सारी क्या है, धातु है। बात आ गई क्या समझ में? ये आपको ध्यान रखना है, इधर अधातु और इधर सारी धातु। क्लियर? ये पीरियोडिक टेबल है, इसको अच्छे से ध्यान में रख लो, पूरा फोकस बना लो इस चीज पे। समझ रहे हो आप चीजों को? फिर इनकी पोजीशंस वगैरह ये सारी अलग से और लिखने वाला हूं मैं, जो अपने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में देख लेंगे। एक बार आप यहां तक का पूरा एल्गोरिथम ले लो। इसके अंदर भी और बताना चाहिए रेडिएटिव, हाँ, कमरे के ताप पर रूम टेम्परेचर पर Hg व Br2 द्रव है। कमरे के ताप पर ये दो ही द्रव हैं, ये याद रखना। लेकिन 30 डिग्री सेल्सियस पर सीजियम फ्रांसियम दो तो है इसके, मरकरी और सीएन, ये आपका जिसको यूयूबी कहा जाता है, इसका फेमस नाम है भाई आईपीएसी यूयूबी, इसी नाम से ज्यादा जाना जाता है ये। क्लियर? फिर गैलियम और Br2 30 डिग्री सेल्सियस पर द्रव है, ये याद रखना। मतलब कमरे के ताप की बात करें तो द्रव अवस्था में सिर्फ और सिर्फ मरकरी को और ब्रोमीन को काउंट करेंगे, लेकिन 30 डिग्री सेल्सियस की बात करें या ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो ये वो 6 है जो क्या है, कमरे के ताप पर द्रव है। गैस कौन कौन से हैं रूम टेम्परेचर पर, वो और बता देता हूं। एक तो ये गैस है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, फ्लोरीन गैस है, हीलियम, ये इनर्ट गैसेस तो हैं ही सारी। इधर ये गैस है, बस। कितने हो गए? एक। हालांकि इसको काउंट नहीं करते, 112 तक ही अपन पढ़ते हैं, क्योंकि अभी तक प्रॉपर्टी रासायनिक गुणधर्म सिर्फ यहीं तक समझाए गए, इन आगे वाले के गुणधर्म समझाए नहीं गए, तो इनकी अपन बात भी नहीं करते। इसलिए जब गैसेस काउंट करने पे आते हैं ना, तो एक तो हाइड्रोजन को काउंट करते हैं, 2 3 4 5 6 7, 7 तो ये काउंट करेंगे, फिर 8 9 10 11 एलिमेंट हैं जिनको गैस काउंट करते हैं। क्लियर? तो ये अपनी एक पीरियोडिक टेबल हो गई। एक मिनट, ये एक्स्ट्रा बना दिया भाई, ये ध्यान रखना, मेटेलॉइड में लग गया इसके साथ। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पीरियोडिक टेबल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आज का होमवर्क दे देते हैं आपको, आई होप सबने ले लिया होगा। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये आपका लेक्चर है, थर्ड का असाइनमेंट है जो आपको करना है। इसके अलावा जैसे कि अपन ने बात की थी पीछे, जो होमवर्क दिया था उसकी भी अपन बात कर लेते हैं थोड़ी। आपको पहले जो क्वेश्चन दिए थे मैंने कहा था कि सिर्फ नॉर्मली एक प्रैक्टिस के लिए दे दिए थे, बाकी टॉपिक से रिलेटेड उनमें था नहीं, ऐसा कुछ बेसिक चीजें थी। एक क्वेश्चन आपको दिया था स्टेज फर्स्ट का 6, एक ही वर्ग के तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण एक जैसे क्यों होते हैं? तो उनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, और बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन सेम होने की वजह से क्या होगा, वो एक ही प्रकार की संयोजकता देंगे सारे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, इस वजह से उनकी
प्रॉपर्टी भी क्या रहेगी, सेम, क्योंकि प्रॉपर्टी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है। इसके अलावा आपको क्वेश्चन दिया था, यदि आपबाउ के नियम की पालना नहीं की जाए तो कैल्शियम का स्थान क्या होगा? अगर आपबाउ नियम की पालना नहीं करे, आपबाउ क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में बढ़े जाने चाहिए, लेकिन कैल्शियम में अगर आपबाउ की पालना नहीं करोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर ये 3d में जाएगा दोनों इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे में ये बिलोंग कर जाएगा डी ब्लॉक से। तो आपका थर्ड आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन था भाग बी में, स्टेज फर्स्ट का भाग बी का 11वां क्वेश्चन था ये आपको एज ए होमवर्क दिया था। तो ज्यादा कुछ क्वेश्चन थे नहीं, कल 2 क्वेश्चन ही एज ए होमवर्क मिले थे, वो भी सिर्फ आपको एक इंगेज रखने के लिए ताकि आप चीजों को रिवाइज कर सके, इसलिए दिया था। खैर नेक्स्ट लेक्चर में अब अपन बात करेंगे आगे कुछ क्लासिफिकेशन, जैसे संक्रमण धातु किसको कहते हैं, जिनकी बात अपन ने पीरियोडिक टेबल में आज की थी। तो जो भी शब्द डिस्कस किए थे उनकी डेफिनेशंस कैसे उनको परिभाषित करेंगे, ये सब बातें अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।